तो कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 साउंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार साउंड होती क्या भैया। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से साउंड भी क्या होती है, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, और भी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो साउंड भी क्या एक तरीके की आपकी एनर्जी है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, सिंपली भाई वाइब्रेशंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से होती है ये, वाइब्रेशन की हेल्प से। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। आप किसी भी चीज को जो है वाइब्रेट करके देख लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है ना टर्निंग फॉर्क दे रखा है। इसको जैसे ग्लास पे हिट करा तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो इसमें से साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड की बात करें तो जिस तरीके से लाइट प्रोपागेट करती है उसी तरीके से आपकी साउंड भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जो है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ट्रैवल करती है, और उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। बट लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन साउंड को हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल अगर स्पेस में जाते हैं तो वहां पर अगर एक व्यक्ति खड़ा दूसरे व्यक्ति को कुछ नॉर्मली बोल रहा होगा चिल्ला के भी, तो वो साउंड उसके कानों तक पहुंचने वाली नहीं है, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ मीडियम। बट यहां पर हमारे पास जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे एयर होने की वजह से, एयर मीडियम होने की वजह से वो साउंड आपके कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रोपागेशन को और बेहतर समझने के लिए यहां से हम देखते हैं। एक वेव क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस होती है जो एक मीडियम से मूव करती है। जब पार्टिकल मीडियम का सेट करता है बराबर वाले पार्टिकल्स को मोशन में, तो देखो जब भी हम साउंड का प्रोड्यूस करते हैं तो आसपास के पार्टिकल वाइब्रेट हो जाते हैं, और वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल नेक्स्ट अपने नेबर पार्टिकल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी कि उसे भी सेट टू वाइब्रेट करता है। तो ये डिस्टर्बेंस जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक पूरे मीडियम में ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि साउंड जो है एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, हालांकि जो पार्टिकल है ना वो खुद आगे या पीछे मूव नहीं करता, मतलब वो सिंपली वाइब्रेट करता है और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जो पास ऑन हो जाती है उसके नेक्स्ट नेबर पार्टिकल्स पे। और ऐसा करते समय ना क्या होता है, हवा जो होती है जिसमें ज्यादातर हम साउंड को वो करते हैं ना, साउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हवा मीडियम होता है, तो वहां पर ये डिस्टर्बेंस जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाते समय एयर को पुशिस और कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एयर को, हवा को धकेलते हैं या फिर उन्हें कंप्रेस करते हैं, जिससे कि प्रेशर में चेंजेस आता है। एक प्रेशर चेंज आता है आपका हाई प्रेशर, हाई प्रेशर वाले एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, ये जो एरिया होता है, और फिर ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता है तो वहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे कंप्रेस फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर दूर दूर है पार्टिकल, तो यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देंगे, खुले खुले दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है, और यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। तो ये हाई लो ऐसे प्रेशर करते हुए ये एक वेव की फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी साउंड जो है प्रोपागेट होती है। क्लियर, तो आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन को बताना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड दिस इज हाउ यूर साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या दिस इज हाउ साउंड प्रोपागेट। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है, ट्रांसवर्सल रेज होती हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो बात करते हैं इसका। ठीक है, जो रीजन जहां पर आपकी कोइल्स क्लोजर होती है उन्हें कंप्रेशन बोलते हैं। अगर हम स्प्रिंग का एग्जांपल लें, है ना, जहां पे क्लोज होगी, और जहां पे कोइल्स जो है स्प्रिंग की थोड़ी दूर है उस एरिया को हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब भी साउंड प्रोपागेट करती है तो एक सीरीज बनती है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की। और अगर हम बात करें इसके मीडियम के साथ कंपैरिजन की, तो इन वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस के। मतलब समझते हैं क्या कह रहा है ये। अब जैसे मान लो इस तरीके से वेव जा रही है ऐसे साउंड की, ऐसे डिस्टर्बेंस जो है पास ऑन हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। अब जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स भी कैसे मोशन करेंगे, इस तरीके से पैरेलली मोशन करेंगे ये। ठीक है, इस तरीके से, मतलब अपनी जगह से तो खिसकते नहीं है, आगे पीछे होते हैं, ये मेन पोजीशन बनी रहती है इनकी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे पार्टिकल्स का जब मोशन होता है तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर सपोज करो तो दूसरी कौन सी वाली होती है भैया, दूसरी वाली में क्या होता है, जैसे वेव ऐसे प्रोपागेट कर रही है तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करता है। कैसे करता है, अप एंड डाउन। ठीक है, तो वो ट्रांसवर्सल हो जाती है आपकी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो साउंड वेव्स कैसी होती हैं, सिंपल आपको लिख के आना है, साउंड वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और दूसरी वेव होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, इसमें पार्टिकल जो है अप एंड डाउन जो है अपनी मीन पोजीशन के करते, क्योंकि अभी पता है ना वाइब्रेशन तो करेंगे। वाइब्रेशन कैसे होती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होके, है ना। अब वो आगे पीछे अगर पैरेलल है इस प्रोपागेशन के तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऊपर नीचे है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है,
अब ट्रांसवर्स वेव में देखें तो जैसे हम पानी के अंदर एक कोई छोटा सा पत्थर डालते हैं ना, तो उसके अंदर जो वेव्स बनती हैं फिर वो ट्रांसवर्स वेव होती है, वो उसके पार्टिकल्स जो है ना परपेंडिकुलरली मूव करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, चलो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इन वेव्स के बारे में, थोड़ी प्रॉपर्टीज, इसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे 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 आगे, है ना। अब यहां पर देखो आप एक बार ये ग्राफ, एक मिनट, ये देखो, ये मैक्सिमम इतना जा रहा है और मिनिमम नीचे इतना जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई। ठीक है, या फिर यहां पर देखो आपको बता रखा ना डेंसिटी और प्रेशर, कितनी मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर आपकी क्रिएट हुई, उसे ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और क्या था पीछे एक बार देखते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कितने वाइब्रेशन कितने सेकंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सिंपल सिंपल भाषाओं में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टी, और टी का मतलब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट ऊपर और नीचे का चक्कर होने में, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट इरेज कर देता हूं इसे सबको। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एक अरे 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 अरे, एक नीचे एक ऊपर, ये पूरा एक चक्कर कहलाता है। इसको कवर करने में मान लो टी टाइम लगा, तो यहां रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऐसे लंबड़ा लंबड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन यहां से और यहां तक का डिस्टेंस, या फिर एक बोल लो, एक क्रस्ट, ऊपर वाले एरिया को हम क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों के बीच की दूरी, स्टार्टिंग और एंडिंग की, ये कहलाती है हमारी वेवलेंथ। क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, सिंपल। और वो वेवलेंथ के जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से क्या होगी, 1/टी है, टी की सेकंड होती है ना। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स भी हो सकती है, या फिर एक नया नाम दे दिया जाता है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने उस पे नाम पर जो है इनकी इसकी यूनिट डिस्क्राइब की है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, अगर कोई लो पिच साउंड होती है ना, तो उसकी वेव डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है, और हाई पिच मतलब सॉफ्ट साउंड होती है तो उसकी वेव डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर देखो एम्पलीट्यूड कम है, भारी रहेगा, और वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, इसमें वेवलेंथ कम रहती है। तो इस तरीके से वेवलेंथ कम इसलिए मतलब दूर तक जाएगी नहीं साउंड, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लो होगी, पिच यहाँ पर लो होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ठीक है, मैं उल्टा बोल गया। तो अगर हाई पिच है तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, अगर लो पिच है तो लो फ्रीक्वेंसी होगी इसके अंदर। ठीक है, ये देखो सॉफ्ट साउंड और लाउडर साउंड की। अब यहां पर देखने वाली चीज का डिफरेंस वाली, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड कम है और लाउडर साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो भैया जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड तेज होगी, हाई होगी। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलो और तो कुछ ऐसा है नहीं है। मेन 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 या फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को आप समझ सकते हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड हमने v मान ली, डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, एक वेवलेंथ, और t यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ऐसा v बनाते हैं, ठीक है, टेढ़ा सा नसीले वाला, जैसे v ने नशा करके ऐसा हो गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी एनर्जी पास की जा रही है हर एक सेकंड पर यूनिट एरिया में, उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं साउंड की। ठीक है, चलो जो साउंड की स्पीड है ना, वो हर मीडियम में ना अलग अलग होती है। आपको यहाँ पर कुछ दे रखी है, जैसे एल्यूमिनियम में 6000 के आसपास की है ज्यादातर, है ना। लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैस में और भी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहती है आपकी। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर एयर की मैं बात करूं तो 331 मीटर सेकंड होती है उसकी 0 डिग्री पर। ठीक है, ये लिखा, और 344 मीटर पर सेकंड होती है 22 डिग्री पर, जो लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास है। ठीक है, चलो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखो यहाँ पे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, साउंड भी वैसे रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ देखो, यहाँ अलार्म क्लॉक रख रखी है, कोई पाइप है, यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है या बॉल लगा रखी है, जो भी है, और ये यहाँ पे कान से अगर सुनोगे ना तो बड़े आराम से अच्छे से आपको आवाज सुनाई देगी, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि साउंड इस तरीके से ट्रैवल करके टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो जो भी आसपास चीजें होती हैं साउंड उससे टकरा कर इधर उधर मूव कर जाती है, तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, बात करते हैं अब इको की। इको भैया आपने सुना होगा, आवाज का गूंजना या बार बार किसी चीज का रिपीट होना, है ना। इसमें क्या होता है, जब आप किसी एक टॉल बिल्डिंग के पास में खड़े होते हैं या किसी माउंटेन वगैरह जहां पे डिस्टेंस 17 मीटर से ऊपर होना चाहिए लगभग, तो वहां पर आपको ना कोई कही हुई चिल्लाई हुई बात ना रिपीट होकर आती है। कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा, तो वो हमारा इको कहलाता है, और ये इको 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम पर आपको सुनाई देने को मिलेगी। ठीक है,
उसके लिए डिस्टेंस आपका 17.2 मीटर से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन थोड़ा इको से उल्टा होता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या होता है, रिवर्बरेशन में आपको रिपीट आवाज नहीं सुनाई देती, बल्कि उसी आवाज को एक खिंचाव सा महसूस होता है कि लंबे टाइम तक वो आवाज परजिस्ट कर रही है, वहां बनी हुई है। जैसे आप हॉल में किसी बात को सुनते हो ना, तो वो बात एक बार कही हुई आपको दोबारा क्लियर नहीं सुनाई देगी, बल्कि वो बात एक खिंचती हुई सी दिखाई देगी आपको, लंबे टाइम तक के लिए सुनाई देगी वो बात, है ना। उसे हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। आजकल बड़े बड़े हॉल्स के अंदर ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाने लग गए, जिससे कि वो बात जो है अच्छे तक आप पे रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाए, ठीक है। इकोज में एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकती है आपकी आवाज, डिपेंड करता है कंडीशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ये सब चीजें। रिवर्बरेशन में एक ही बार होता है, लेकिन वो खिंच जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ये 0.1 सेकंड से ज्यादा, ये 0.1 सेकंड के अंदर अंदर, ये 17.2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर और ये 17.2 मीटर से कम। ये डिफरेंस है इसके अंदर, 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। मेगाफोन, मेगाफोन में देखो जब आप बोलते हो ना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्ट होकर जो है साउंड बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। या फिर ये हो गया पोपो, दूध वाले भैया आते हैं और ये ले पोपो पोपो, है ना। तो मेगाफोन लाउड वगैरह आवाज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहनाई वगैरह हो गई, इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो आपकी साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड करते हैं और आवाज को थोड़ा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्टेटोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर के गले में सांप की तरह लटका रहता है ना। इससे वो जो है हमारे हार्ट बीट को आसानी से सुन सकते हैं और काफी अच्छे से पता लग जाता है उन्हें कि हमारे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है चेस्ट में, हार्ट में, तो वो पता लग जाता है। वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो स्टेटोस्कोप में भी साउंड आपकी ऐसे करती हुई चली जाती है मल्टीपल रिफ्लेक्ट होके। जो कॉन्सर्ट हॉल वगैरह की छतें होती है ना, उन पे स्पेशल साउंड वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाए जाते हैं, जिनसे वो टकरा कर ऑडियंस तक आवाज आपकी पहुंच जाती है क्लियर, ठीक है, ताकि वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। रेंज ऑफ हियरिंग की बात करूं तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की हम जो है सुन सकते हैं। एक साइकिल के अंदर अगर इतनी वाइब्रेशंस होती हैं तो हम उनको सुना जा सकता है। सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। डॉग्स वगैरह जो हैं एनिमल्स, उनकी थोड़ी कम भी होती है, वो कम आवाज को भी सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है तो इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा बड़ी होती है तो उसे हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। जैसे आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हैं ना, तो वो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स ही होती हैं। वो इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि हम सुन नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इतनी ज्यादा तेज आवाज कि हम सुन नहीं सकते, है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो, और भी एनिमल्स वगैरह जो है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वो अपने जानवरों वगैरह को पकड़ कर खाता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, डॉल्फिन हो गई, है ना, सबमरीन में इस्तेमाल, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन सब चीज़ों की। आजकल हियरिंग एड वगैरह सुने होंगे आपने, जिनको कम सुनाई देता है, तो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं जो आपकी साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और अच्छा खासा जो है एम्पलीफाइड कर देते हैं उन्हें, ताकि जिन बंदों को दिक्कत है सुनने में वो आसानी से सुन सके, क्लियर हियरिंग कर सके, ठीक है। यहाँ देखो रैट्स भी लिखा है कि वो भी गेम्स खेलते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके। वाह बेटा वाह, वाह बेटा। एप्लीकेशन क्या है अल्ट्रासाउंड की? अल्ट्रासाउंड की हेल्प से वो जगह क्लीन की जाती है जहां पर पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कोई ट्यूब पाइप वगैरह वगैरह में कचरा वगैरह फंस जाता है ना, तो वहां पता लगा के जो है अल्ट्रासाउंड की वेव्स डालकर पता लग जाता है, ठीक है, और क्लीन किया जाता है। फिर क्रैक्स वगैरह होते हैं मेटल ब्लॉक्स वगैरह में, तो उससे भी पता लग जाता है। देखो यहाँ पे बीच में आया हुआ है ना क्रैक, तो यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी तो यहाँ रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ रिसीव नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका कहीं पर फ्रैक्चर है, तो पता लग जाता है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफ करने के लिए काम आता है, वो आती है ना टू टू टू, अगर फ्लैट हो जाए तो आप भी फ्लैट हो जाओगे, है ना। तो उसके लिए इसकी हेल्प से करा जाता है वो भी, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड हो गया आपका पेट वगैरह का करा जाता है, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के किए जाते हैं। लीवर, ब्लैडर, यूट्रस की किस तरीके से सही शेप है उनकी, या कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, कहीं से रप्चर वक्चर तो नहीं हो गए, इन सब चीजों को भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। बस खत्म, एक और है। और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ना जो किडनी स्टोन वगैरह हो जाते हैं ना आपके, उनको भी तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जा सकता है, ताकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो ये सारी एप्लीकेशन थी साउंड की। होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय हिंद भी लिखे। थैंक यू।